गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के पेपर फर्स्ट मनी एंड बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत बैंकों के प्रकार के बारे में। पूर्व में बैंक सामान्य परिचय के अंतर्गत अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत, संगठन पे चर्चा की गई थी। आज के इस व्याख्यान का विषय है बैंकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैंक्स। बैंक अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु होते हैं और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग संस्थाओं का महत्वपूर्ण रोल होता है। आज बैंकों के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहले लेंगे व्यापारिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक्स। व्यापारिक बैंक अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यों के अंतर्गत जनसाधारण से विभिन्न खातों के माध्यम से, चाहे वह बचत खाता हो, चालू खाता हो, आवर्ती जमा खाता हो या अन्य माध्यमों से अल्पकालीन मांग पर देय जमाओं को संग्रहित कर अल्पकालीन अवधि के लिए साख सुविधाएं प्रदान करते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में इन संस्थाओं का भी विशेष महत्व है, क्योंकि इनके द्वारा अनेक प्रकार की जनोपयोगी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। भारत में दो प्रकार के व्यापारिक बैंक विद्यमान हैं। पहला निजी क्षेत्र के मिश्रित पूंजी वाले बैंक और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत सबसे बड़ा जो बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI जिसको कहते हैं, और इसके अतिरिक्त पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि आते हैं। भारत में वर्तमान में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यरत हैं। दूसरा जो है वो है औद्योगिक बैंक, जिसे इंडस्ट्रियल बैंक भी कहते हैं। उद्योगों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को व्यापारिक बैंकों द्वारा पूरी कर दी जाती है, लेकिन दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति औद्योगिक बैंकों द्वारा की जाती है। औद्योगिक बैंकों की स्थापना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि व्यापारिक बैंक अल्पकालीन अवधि के लिए ऋण प्रदान करते हैं, जबकि औद्योगिक बैंक औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये बैंक दीर्घकालीन जमाओं को स्वीकार करते हैं तथा दीर्घकालीन ऋण ही देते हैं। इन बैंकों द्वारा दीर्घकालीन ऋण देने की दो विधियां हैं। पहली, उद्योगों के अंश पत्रों तथा ऋण पत्रों को बेचने में सहायता प्रदान करते हैं तथा अंश पत्रों का अभिगोपन करते हैं। दूसरा, भवन, यंत्र आदि स्थायी प्रतिभूतियों पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करके वित्तीय सुविधा प्रदान करते हैं। यहाँ पे औद्योगिक विकास बैंक जो है IDBI, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें महत्वपूर्ण है, जो उद्योगों को औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तीसरा है केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक। आज के इस आर्थिक युग में प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है, जो देश की मुद्रा का एवं साख का नियमन एवं नियंत्रण करता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है,
जो समस्त बैंकों का बैंकर है तथा जिसके द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। केंद्रीय बैंक देश की आवश्यकता अनुसार पत्र मुद्रा निकालता है जिसको पेपर करेंसी कहा जाता है। साख तथा बैंकिंग व्यवसाय का नियंत्रण करता है तथा साख के वित्तीय प्रतिनिधि का कार्य संभालता है। वर्तमान में प्राय सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत किसी भी देश के केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण रोल होता है, अर्थात संपूर्ण अर्थतंत्र का जो कंट्रोल है वो सेंट्रल बैंक के या केंद्रीय बैंक के हाथ में होता है, जो नीति निर्धारण का कार्य करता है। चौथा प्रकार है सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भारत में सहकारी बैंक कार्यरत है। ये बैंक सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम के अंतर्गत इनकी स्थापना की गई। इसके अंतर्गत कृषकगण मिलकर एक प्रारंभिक साख समिति का गठन करते हैं जो सदस्यों को अंश बेचकर एक पूंजी एकत्र करती है। जिला स्तर पर जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर सहकारी बैंक स्थापित किए गए हैं। कोऑपरेटिव बैंक मुख्यतया भारतीय अर्थव्यवस्था में या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए या उनकी उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है और वर्तमान में इनकी कृषि के क्षेत्र में महती भूमिका है। नेक्स्ट टाइप है विदेशी विनिमय बैंक, जिसे फॉरेन एक्सचेंज बैंक भी कहा जाता है। आज कोई भी देश आत्मनिर्भर न होकर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, अर्थात एक देश दूसरे देश से आयात भी करता है और निर्यात भी करता है, फलस्वरूप उनके बीच विदेशी मुद्रा में लेन देन किया जाता है। विदेशी मुद्रा में लेन देन करने वाले बैंकों को विदेशी विनिमय बैंक कहते हैं। वर्तमान में प्राय सभी देशों में व्यापारिक बैंक ही विदेशी विनिमय बैंक का कार्य करते हैं। इन बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को सरल बनाना है, जो कि आयात निर्यात क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन करना भी इनका कार्य है। ये बैंक अनेक देशों की मुद्राएं अपने पास रखते हैं तथा इनकी शाखाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है, अर्थात इनका मुख्य जो कार्य है वो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को सरल बनाना है। जैसे भारत की जो विधिग्राह्य मुद्रा है वो है रुपया, अमेरिका की डॉलर है, पाउंड की स्टर्लिंग है, या दूसरी जो भी मुद्राएं हैं अलग अलग देशों की, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। नेक्स्ट जो टाइप्स है बैंक्स का वो है भूमि विकास बैंक। ये बैंक सहकारी, अर्ध सहकारी या गैर सहकारी संस्थाएं हैं जो भूमि को बंधक रखकर भूमि पर स्थायी सुधार करने के लिए ऋण प्रदान करते हैं। इनकी स्थापना सर्वप्रथम फ्रांस में हुई थी। वर्तमान में सामान्यतः सभी राष्ट्रों में ये बैंक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनकी अधिकांश पूंजी अंशों तथा ऋण पत्रों के माध्यम से प्राप्त होती है। भूमि विकास बैंक के माध्यम से वे कृषक जिनकी ज़मीन है और वो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए या उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अपनी भूमि, स्थायी भूमि को बंधक रखकर भूमि विकास बैंक से ऋण ले सकता है और
सामान्यतः ये सभी जगह पे भूमि विकास बैंक है। नेक्स्ट जो है वो है आयात निर्यात बैंक, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी कहते हैं। निर्यात आयात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई राष्ट्र अपने देश में निर्यात आयात बैंक की स्थापना करते हैं। ये बैंक आयात के लिए दीर्घकालीन ऋण की सुविधाएं प्रदान करते हैं। अमेरिका तथा जापान के विदेशी व्यापार में यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनके महत्व को देखते हुए भारत में 1 जनवरी 1982 को एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी, जो स्पेशली निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी, जिसकी भी महती भूमिका है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है बचत बैंक या सेविंग बैंक। जनता की छोटी छोटी बचतों को जमा के रूप में स्वीकार करके या एकत्रित करके बचत बैंकों की स्थापना की जाती है। ये बैंक व्यापारिक बैंकों के सहायक बैंक के रूप में कार्य करते हैं। भारत में यह कार्य डाक बचत, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स द्वारा किया जा रहा है, जो विभिन्न जमाओं के माध्यम से जन साधारण की बचत को एकत्रित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और उन पर उनको ब्याज भी दिया जाता है, जो कि बचत का एक अच्छा भाग अर्थव्यवस्था में विनियोग किया जाता है। नेक्स्ट जो बैंक है वो है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड भी कहा जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारत में 12 जुलाई 1982 को कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक के अंतर्गत कृषि शाख विभाग, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट तथा एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम को मिलाकर इस बैंक की स्थापना की गई है। ये बैंक कृषि तथा गैर कृषि गतिविधियां जैसे हथकरघा, दस्तकारी आदि के लिए प्रदान की जाने वाली अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन साख का अनुरक्षण एवं समन्वय करने का कार्य करता है। नेक्स्ट बैंक है अंतर्राष्ट्रीय बैंक या इंटरनेशनल बैंक। आज विदेशी व्यापार वैश्विक हो गया है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के मध्य होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप मुद्रा तथा शाख का लेन देन बढ़ गया है। इस लेन देन को सुगम बनाने हेतु जो बैंक स्थापित किए गए हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंक के अंतर्गत चर्चा करते हैं वर्ल्ड बैंक की या विश्व बैंक की, जो 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में 44 राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन में जो युद्ध जर्जरित राष्ट्रों तथा पिछड़े राष्ट्रों के आर्थिक विकास हेतु सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, जिसको IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसी को विश्व बैंक भी कहा जाता है। इस बैंक के सदस्यों द्वारा किसी भी राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु विदेशी मुद्राओं में दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। विश्व बैंक की 2 सहायक संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1960 में कम विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1946 में कम विकसित राष्ट्रों के कार्यरत फर्मों को ऋण या अंश पूंजी प्रदान करने हेतु की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों का जो बैंक है वो 1930 में स्विट्जरलैंड में प्रथम महायुद्ध के ऋणों की समस्या समाधान करने के लिए की गई थी। वर्तमान में यह बैंक विभिन्न राष्ट्रों के केंद्रीय बैंक में सहयोग स्थापित करने तथा उनके बीच होने वाले भुगतानों के निपटाने का कार्य कर रहा है। और इस तरह से अन्य यूरोपियन विनियोग बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और
इंटर अमेरिकन विकास बैंक भी कार्यरत है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को सरल बनाने में विशेष योगदान रहता है। आप सभी का पुनः धन्यवाद। थैंक यू।